हेलो, ये है नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो 33 ईयर्स में आज तक आए हैं। आज हमारा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। ये है वीडियो नंबर 3 पूरी की पूरी सीरीज का। फिजिक्स एंड गेम यूट्यूब चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इसमें हम मोशन इन अ प्लेन के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। एक वीडियो देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हो सकता है इस बार फिर नीट पे रिपीट हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विक्रांत खिरार। मैंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज के सभी वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हो फिजिक्स एंड गेम। इसमें एकदम क्रिस्प कंटेंट है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। कलरफुल नोट्स आपको मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो उसके लिए उस सीरीज का नाम है बॉम्ब फिजिक्स। उसके लिए आप bit.ly/बॉम्ब फिजिक्स ये टाइप करो अपने ब्राउजर में। और कहाँ पर होती है मेरी क्लासेस? वो होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं। उसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जब आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो विक्रांत, उससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस पर डेली लाइव क्लासेस होती है, हर महीने नए नए कोर्सेज लॉन्च होते रहते हैं। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे इस वीडियो में आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे कर पाओगे। और आपको पर्सनलाइज डैशबोर्ड मिलता है कि किस टॉपिक में जब भी आप टेस्ट देते हो ना, तो पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे आप वीक हो तो यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, उसके लिए मेरा कोड विक्रांत यूज़ कर लेना। अब एक काम करते हैं, वीडियोस को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो आता है हमारा मोशन इन अ प्लेन यानी 2 डायमेंशनल मोशन में, वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स थोड़ा हमें समझ में आने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ फोर्स F का हमें कुछ वेक्टर दिया है एट दिस पॉइंट अबाउट द पॉइंट ये इज गिवन बाई। ये 2018 में सवाल आया था। देखो इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास कुछ फोर्स है इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। फोर्स वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। इस पॉइंट का है ना, किस जगह पे था? द मोमेंट ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये है 2 0 -3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अबाउट द पॉइंट ये, तो अब एक और पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पर, मान लो वो है 2 -2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अबाउट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक r वेक्टर होगा और इस तरीके से हमारे पास टॉर्क लग जाएगा वहाँ पे। क्या टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस f। यहाँ से अपना हाथ जाएगा और फिर इस डायरेक्शन में r क्रॉस f हमें इस तरीके से घुमाना है, तो ऊपर की तरफ हमारा टॉर्क वेक्टर आ जाता है। ओके, तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास फोर्स का वेक्टर है, लेकिन ये r वेक्टर नहीं है, हमारे पास उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उसके एंड के। तो पहले हमें r वेक्टर पता करना पड़ेगा। इसको मैं साइड रख देता हूँ, ये हमारा फोर्स वेक्टर है। r वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? r वेक्टर हो जाएगा, उसका कुछ i कैप कॉम्पोनेंट होगा जो हो जाता है 2 -2 यानी कि 0 i कैप, फिर 0 -2 यानी कि +2 j कैप, और फिर -3 -2 यानी -3 +2 यानी कि -1 k कैप। ये हमारे पास r वेक्टर आ गया। हमारे पास फोर्स वेक्टर क्या है? f वेक्टर की वैल्यू है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। यहाँ पे टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब सवाल उठता है कि क्रॉस प्रोडक्ट लिया कैसे जाता है? देखो क्रॉस प्रोडक्ट लेना बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे i कैप j कैप k कैप। फिर हमें क्या करना है? r क्रॉस f करना है। हम f क्रॉस r भी कर सकते थे, जो कि नेगेटिव आ जाती है वैल्यू। r क्रॉस f में r पहले है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले वेक्टर r। वेक्टर r की वैल्यू कितनी है? 0 लिख दो i कैप के नीचे, जे कैप के नीचे 2 लिख दो। देखो 2 जे कैप था ना, जे कैप के नीचे जे कैप, और -1 ये के कैप के नीचे के कैप वाली टर्म आ जाएगी, है -1। फिर हम लिखेंगे एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, ठीक है। आई कैप वाली टर्म आई कैप के नीचे आ जाती है। इसको साइड लगा देता हूँ यहाँ पे। अब हमारा जो टॉर्क वेक्टर आएगा, हमारा टॉर्क भी एक वेक्टर आने वाला है। वेक्टर होगा तो उसकी कुछ आई कैप वाली टर्म होगी, कुछ जे कैप वाली टर्म होगी और कुछ के कैप वाली टर्म्स होने वाली है। तो हमें पता करना आई कैप वाली टर्म क्या है, जे कैप वाली टर्म क्या है, के कैप वाली टर्म क्या है। ओके, तो आई कैप वाली टर्म पता करने के लिए देखो ये आई कैप है, तो इनको दोनों को भूल जाओ। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस।
जे कैप वाली टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भूल जाएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। के कैप वाली टर्म के लिए हम इन दोनों को भूल जाएंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आई कैप वाली टर्म के लिए आ जाता है 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू माइनस 6 यानी कि -12 माइनस 5 इंटू -1 जिसकी वैल्यू हो जाती है -5। ठीक है, जे कैप वाली टर्म के लिए क्या करेंगे हम, 0 इंटू -6 0 हो गया, -4 इंटू -1 यानी कि -4, तो 0 -4। और के कैप वाली टर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इंटू 5 -4 इंटू 2 यानी कि 0 -8। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले हम लगाते हैं प्लस, फिर यहाँ लगाते हैं माइनस, फिर लगाते हैं यहाँ पे प्लस। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है। तो बस आ गया हमारा आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लो। टॉर्क वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है, आई कैप में हमारे पास आ जाता है -7 आई कैप, जे कैप में हमारे पास वैल्यू आ जाती है -4 जे कैप, और के कैप में वैल्यू आ जाती है -8 के कैप। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन इज सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, then the angle between these two vectors is। तो ये कैसे सॉल्व किया जाए, इसको ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखो उसमें जाते नहीं है, मान लो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है ये वाला, ठीक है B। अच्छा, यहाँ नहीं बनाता उसको, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, अब हमारे पास A प्लस B कौन सा हो जाएगा, A प्लस B हमारे पास ये हो जाता है, और A माइनस B कौन सा हो जाएगा, देखो ये हमारा माइनस B वेक्टर है, तो A माइनस B हमारा ये हो जाता है, A माइनस B है ये था A प्लस B। हमें क्या बोला है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड हमें बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये वाला हमें लंबा दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच में कुछ कंडीशन होगी, वो क्या कंडीशन है वो रोम्बस बना के भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं एनालिटिकल मेथड आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास जब भी इस वाले को अभी भूल जाओ यहाँ से, हमारे पास जब भी इस तरीके से ऐड करना हो चीज़ें, तो देखो इनके बीच में कुछ एंगल होगा यहाँ पे थीटा, है ना, ये कुछ एंगल है इनके बीच में थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ A प्लस B, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं A का मैग्नीट्यूड प्लस B कॉस थीटा, B का मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, ये हमारी कौन सी लाइन आ गई, ये वाली लेंथ, ये है हमारा A, ये है B कॉस थीटा, फिर ये B साइन थीटा उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये हो जाता है प्लस B साइन थीटा का स्क्वायर। ये एक्चुअली एक फॉर्मूला, ये मैं डेरिवेशन क्यों करा रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के सिर्फ B स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके, ये था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B। अच्छा, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B कर देंगे तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर A की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, B का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B को आप नेगेटिव भी कर दोगे तो उसका स्क्वायर फिर भी प्लस B स्क्वायर हो जाता है, माइनस 2AB कॉस थीटा, है ना। B को माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम B को देखो इस तरीके से माइनस B वेक्टर बना देते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं, इस तरीके से हमने किया था। तो अगर A प्लस B और A माइनस B का मैग्नीट्यूड बराबर होना है, यानी ये वाला और ये वाला बराबर होना है, इससे हमें क्या कंडीशन मिल जाती है, इससे हमें पता चलता है कि प्लस 2AB कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू माइनस 2AB कॉस थीटा, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो प्लस 2AB से ये 2 से 2 कट गया और हमें पता चलता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 90 डिग्री। कॉस थीटा कब 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हमारा आंसर आ जाता है B। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं, देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लो ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर था, वेक्टर A, ये हमारे पास कोई भी वेक्टर था B, और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं,
ठीक है, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा मान लो माइनस बी वेक्टर, है ना। अब मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये वेक्टर है हमारा ए प्लस बी और ये वेक्टर हो जाता है हमारा ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों बराबर आने वाली है, मैग्नीट्यूड बराबर आने वाला है। तो ऐसा तभी हो सकता है हमारे पास कंडीशन आ गई। और एक्चुअली एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2016 में आया था और देखो इतने सारे टाइम पर ये फिर से रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट सेम सवाल रिपीट हुआ है। क्या है? द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट इसका मैग्नीट्यूड अगेन, तो द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर इज, हमें पता है आंसर इसका डी है, अभी हमने सॉल्व किया था तो मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, बट या क्वेश्चन रिपीट होता है। तो वेक्टर्स में और एक तरीके का क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। अभी ये वाला है, द वेक्टर a इज इक्वल टू इतना cos ओमेगा टी आई ओमेगा टी एंड b इज इक्वल टू दिस आर फंक्शंस ऑफ टाइम। ठीक है, समय के साथ इनकी वैल्यूज बदल रही है। देन द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इज, कोई भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं उसकी हमें कंडीशन निकालनी है। ओके, तो हमारे पास मान लो एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है यहाँ पर b। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हो गए तो क्या कंडीशन हम लगा सकते हैं? मैथमेटिकल कंडीशन लगानी है यहाँ पे, मतलब देख के तो हमें पता चल रहा है ये ऑर्थोगोनल है क्या, लेकिन यहाँ पे क्या वेक्टर हमें दिख रहे हैं, ऊपर से टाइम वेरिंग वेक्टर है, तो किसी एक टाइम पे दोनों ऑर्थोगोनल हो जाने वाले। तो कब होंगे वो? इसका जब 90 डिग्री होता है तो हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। क्या होता है? देखो, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू कहता है 2ab कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। फिर ए और बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, यहाँ पे वैल्यू जीरो आनी चाहिए, है ना। तो ए डॉट बी जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है, देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम दिस इंटू दिस, आई कैप वाली टर्म्स को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस करते हैं जे कैप वाली टर्म को जे कैप से मल्टीप्लाई करके। तो आई कैप वाली टर्म को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाय 2। अब यहाँ पे आपको देख के लगे अच्छा इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, तो ऐसे देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है। तो अगर मैं इस एंगल को बोल दूँ ए तो ये भी बन जाता है एंगल ए, ये हो जाता है हमारा एंगल बी, इसको भी बोल देता हूँ एंगल बी। तो ये हमारा क्या बन रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आपको पता होगा तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर हमारे पास इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैं इसको लिख दूंगा अगर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? ये आ जाता है हमारे पास इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 विच इज़ इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाय 2। इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा, कॉस ओमेगा टी बाई 2 को जीरो होना है, यानी ओमेगा टी बाई 2 को 90 डिग्री होना पड़ेगा। ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि टी इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाई ओमेगा सेकेंड। पाई बाई ओमेगा सेकेंड कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आया था। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है? ये एक्चुअली दो हमारे सर्कुलर मोशन हो रहे हैं, हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं। इन दोनों का आप वो देख लो, मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, √2 आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली दो कुछ ऐसे वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये रहा होगा, दूसरा वेक्टर ये है। एक इस तरफ घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, दूसरा इस तरफ घूम रहा है ओमेगा बाई 2 से, है ना। और दोनों एकदम स्टार्टिंग से ज़ीरो पे इधर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। यार ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मान लो, है ना। x इज इक्वल टू आई कैप में ओमेगा टी है, तो ये एक्चुअली यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ये घूम रहा है ऐसे ओमेगा टी से, दूसरा वाला हमारा घूम रहा है ओमेगा टी बाई 2 से। एक ज़्यादा तेज घूम रहा है, दूसरा थोड़ा धीरे धीरे घूम रहा है। तो उन दोनों के बीच का इनिशियली एंगल जीरो था, लेकिन इवेंचुअली एंगल बढ़ता जाएगा और किसी टाइम पे उनका एंगल 90 डिग्री भी हो जाएगा। वो टाइम ये है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो वेक्टर से डरना नहीं है यार, थोड़ा सा आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और तो कुछ है नहीं। पर ऐसे ही सवाल रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं,
कोई बात नहीं। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर। ओके, हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे उसका कुछ कोऑर्डिनेट है, t इज इक्वल टू 2 पे कुछ कोऑर्डिनेट है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी एवरेज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकंड इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज की वैल्यू क्या होती है, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा t। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, x फाइनल की वैल्यू क्या है 13 i कैप प्लस 14 j कैप, हमारे पास पोजीशन वेक्टर है फाइनल, माइनस इनिशियली क्या था हमारे पास 2 i कैप प्लस 3 j कैप, है ना। x कॉमा वाई को मैं i कैप j कैप की टर्म्स में लिख सकता हूँ, और हमारे पास ये एक्चुअली बीच वाले का कोई यूज़ ही नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर देंगे हम टाइम से, टाइम है हमारे पास 5 सेकंड, तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 13 माइनस 2 यानी 11 आई कैप बाय 5 माइनस सॉरी प्लस 11 जी कैप बाय 5। तो 11 को आप कॉमन ले लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर डी। वेक्टर्स a, b and c are such that a dot b is 0, a dot c is 0, then vector parallel to a is इसको सॉल्व करोगे अगर आप एनालिटिकल मेथड से तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, आइडेंटिटीज इतनी याद करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। देखो इसको हम थोड़ा ग्राफिकल मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए बना लेते हैं पहले हम, देखो यहाँ पर ये है हमारे पास वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों क्या है ए और बी, ये मान लो बी वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री पर रहे होंगे, तो ये बना दिया हमने बी वेक्टर 90 डिग्री। ए डॉट सी बी 0, तो ए डॉट सी हमारा ए डॉट सी भी 90 डिग्री पे है, तो सी वेक्टर अब कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है, बहुत सारे 90 डिग्री पे वेक्टर्स आ सकते हैं। तो मान लो मेरा ये है वेक्टर सी इस तरीके से कि ये भी 90 डिग्री पर है ना, ये भी 90 डिग्री पर। अब देन वेक्टर ए किसके पैरेलल होगा, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो वेक्टर ए बी के तो पैरेलल नहीं है यार, बी से तो 90 डिग्री पे है, सी से भी 90 डिग्री पे हमें पता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। दूसरा क्या है हमारे पास बी प्लस सी, तो अगर बी इधर था सी इधर था तो बी प्लस सी इधर होगा, उससे भी ये 90 डिग्री पे ही होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ए क्रॉस बी, अच्छा ये ए था ये बी था, तो ए क्रॉस बी ये 90 डिग्री पर इन दोनों के पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर हमारा वो वेक्टर आने वाला है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड बी क्रॉस सी, हमारे पास ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, बी क्रॉस सी हमेशा उसके इस डायरेक्शन में आएगा या फिर वो इस डायरेक्शन में आ सकता है, तो ए का भी डायरेक्शन हमारे पास ऊपर है। बी क्रॉस सी कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास ये वेक्टर बी था ये वेक्टर सी था, तो बी से सी की तरफ ऐसे घुमाओ ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ हमारा ये बी क्रॉस सी हमारे पास ऊपर की तरफ एंगल आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनके बीच का जो ये इस तरीके से पैरेललोग्राम बनता है ना, उसका जो एरिया होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। तो हमारे पास बी क्रॉस सी वेक्टर या तो इधर आएगा या इधर आएगा, जो कि वेक्टर ए के पैरेलल होगा, तो हमारा आंसर हो जाता है वेक्टर ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप उसे करो, हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, अगेन इनको रटना पड़ेगा आपको। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। अच्छा ये हमें दिया हुआ है 0 है, ये हमें दिया है 0 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। तो यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये, दो का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 हो जाता है, जब दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि बी क्रॉस सी के पैरेलल है ये, तो इतना डिटेल में जाओ यार देख लो, जाना है तो अप टू यू। नेक्स्ट 6 vectors A through F have the magnitudes and direction indicated in the figure A, B, C, D, E, F, G। हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स, which of the following statement is true? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। B plus C is equal to S। F देखो F हमारा इस तरफ जा रहा है, B इधर था C इधर था, तो B plus C सॉरी B ये है C है, तो B plus C तो इधर जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ओके अच्छा हमें F का ही पूछा है। F अगर हमें ये वेक्टर बनाना है तो ये किन दो को ऐड करके बन सकता है, इसको ऐड करूँगा इस वाले में तो हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। देखो ऐसे E प्लस डी इज इक्वल टू ऐसे आने वाला है। कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास डी प्लस ई, ये ऑप्शन है हमारे पास सी वाला, ये हो जाएगा। अब बाकी भी देख सकते हो डी प्लस सी, क्या डी प्लस
सी ऐसे है ना, तो ये हमारा ऐसे ऐसे वाला आ जाता है, तो ये भी नहीं है। और बी प्लस ई कौन सा यार, बी इधर है ई इधर है, तो ये भी वेक्टर कुछ ऐसे आता है ऐसे वाला, तो ये भी नहीं है, हमारा आंसर आ जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेक्टर 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to vector then the value of alpha is। बहुत ही सिंपल है ये। इसको कैसे करेंगे हम, देखो हमारे पास दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, अगर हमारा ये वेक्टर a है, ये हमारा वेक्टर b है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होने पर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a b cos थीटा। अगर a b cos थीटा जीरो है तभी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो हम लिख देंगे ए डॉट बी, लिखो पूरा, फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, फॉर ए एंड बी वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर ए बी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू आती है, ए डॉट बी उसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -4 प्लस 8 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 1/2। क्या है हमारा आंसर, ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the angle between the vectors a and b is theta the value of product b cross a dot b is equal to, यार ये जीरो आने वाली है कैसे, देखो हमारे पास पहले तो दो वेक्टर बना देते हैं। ये है हमारा वेक्टर, हमारा वेक्टर है जी है a, फिर दूसरा वेक्टर ले लो भैया जी रहा हमारा वेक्टर b। अब जी हमने ले लिया तीसरा वेक्टर, कैसे ले लिया ये अच्छा सॉरी ऐसे नहीं लेंगे हम, पहले b क्रॉस a बनाओ, b से घुमाओ ऐसे a तक, तो वो जो भी होगा ना वो वेक्टर किधर आएगा, वो वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ। ये है हमारा b क्रॉस a। ये सबको समझ में आया। b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला जो इनका एरिया बनता है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, b क्रॉस a डॉट a, तो b क्रॉस a डॉट a। अच्छा, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाता है d, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle between a and b is theta। हाँ, the value of triple product a dot b cross a is equal to, यार जीरो होने वाला है, अभी तो हमने किया था ये, ठीक है। देखो यहाँ पे वही तो था, b क्रॉस a डॉट a इज जीरो, यहाँ पे भी b क्रॉस a के परपेंडिकुलर ही होगा, जीरो आने वाला है। सेम एग्जैक्ट सेम रिपीट, बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। a and b are two vectors and theta is the angle between them if a cross b। अच्छा चलो कुछ नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। देखो a क्रॉस b की वैल्यू क्या होती है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स a डॉट b का मैग्नीट्यूड। एक्चुअली a डॉट b सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, a डॉट b कोई वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। a क्रॉस b हो जाता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाती है, a b कॉस थीटा। यहाँ पर क्या से क्या कट गया है हमारे पास, और टैन थीटा की वैल्यू किसको दिख रही है कि टैन थीटा की वैल्यू √3 आ गई है। टैन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्रीज। तो हमारा आंसर आ जाता है डी, 60 डिग्रीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, अरे यार कितना रिपीट करते हो, फिर से करेंगे हम, फिर से करेंगे। अच्छा ये क्या सवाल है, तो थोड़ी देन वैल्यू ऑफ a प्लस b पूछ लिया है इस पर। ओके ओके ओके, पता करते हैं पहले हम। a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 टाइम, इनके बीच का एंगल निकाल लो पहले। तो a क्रॉस b की वैल्यू हो जाती है a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, √3 टाइम्स ab, यानी ab कॉस थीटा। a डॉट b को हमने ab कॉस थीटा लिख दिया। यहाँ से ab से ab कट जाता है, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है, tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो हमने एग्जैक्टली अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमसे पूछा है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव भी किया था, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, 60 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर।
कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री हो जाता है सिर्फ ए बी, नहीं सॉरी हाफ हो जाता है वो, तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ ए बी, 2ab इंटू 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है यार, ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा आ रहा है, बी हमारा आंसर आ जाने वाला है। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लेट्स गो। द वेक्टर सम ऑफ टू forces is perpendicular to their vector differences. In that case the forces ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। इसको ग्राफिकली भी कर सकते हो, क्या इसको ग्राफिकली करना है, कर लेंगे, वो भी करेंगे। पहले हम देखते हैं, देखो वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस। तो हमें लिखा है वेक्टर सम a प्लस बी और a माइनस बी, हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर आ जाएंगे। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो भाई। इसको करो आप तो ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a डॉट बी हो जाएगा प्लस b डॉट a हो जाएगा माइनस क्या आ रहा है, माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर सॉरी, b डॉट b की वैल्यू b स्क्वायर ही हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो था ना, ये a डॉट a था, तो a डॉट a हमेशा a स्क्वायर हो जाता है, ये b डॉट b था वो भी b स्क्वायर हो जाता है। इसकी वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे देखो ये वाली टर्म्स तो आपस में वैसे ही कैंसिल आउट हो गई हैं, तो हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, हमें पता चल गया। ओके अब इसको मैं ग्राफिकली बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, यहाँ पे आप देखोगे ना, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हम एक्चुअली बता सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसको मैं ग्राफिकली बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं कोई से भी, ठीक है, तो जनरलाइजेशन के लिए एक वेक्टर ए को मैं यहाँ ले लेता हूँ और दूसरा वेक्टर भी इसी मैग्नीट्यूड का मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इनके बीच में कुछ एंगल है, 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी कौन सा होगा, हमें पैरेललोग्राम लॉ से पता है कि दिस वेक्टर विल बी ए प्लस बी। ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा, देखो इसको आप एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, ये है हमारा माइनस बी वेक्टर। तो अब पैरेललोग्राम लॉ बनाओगे आप यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी वेक्टर। और यहाँ पे आप इसको देखोगे ना, एक लार्जर पिक्चर बनाओ ऐसे इस तरीके से, तो ये हमारे पास एक रोम्बस बन रहा है और ये 90 डिग्री पे है। इस तरीके से हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तभी ये परपेंडिकुलर आ जाता है इनका सम और डिफरेंस, ठीक है। पर इस तरीके से सॉल्व करना है यार। अब इनको रट भी सकते हो, गिनती के 4-5 ही केस बन रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा बनते नहीं है। जितने बनते नीट पूछ चुका ऑलरेडी और नए केसेस वो बना नहीं सकते। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी, इनके बीच का एंगल क्या है। एंगल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, उनका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो पहले हम इसको और इसको डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, फिर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए डॉट बी में क्या करेंगे, हम आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करो, तीनों को फिर ऐड कर दो। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाती है, ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी हाँ 3 × 3 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × -5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 + 16 -25। इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ओ हो, बहुत अच्छा सवाल, यही हमारा 0 आ गया है, ठीक है। ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 90 डिग्री। नहीं तो हमें फिर ये पता करना पड़ता, फिर ये पता करना पड़ता, फिर कॉस थीटा निकालते, काम आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कांस्टेंट फोर्स दिस द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज। किसको आता है इसका फॉर्मूला, देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F डॉट एस। पावर क्या होता है, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, वैसे उसको भी फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स तो कांस्टेंट है ना, और हमारा S की वैल्यू चेंज होती आ रही है, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू F डॉट वी। तो यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जी कैप वाले को जी कैप से मल्टीप्लाई करो, के कैप वाले को के कैप से मल्टीप्लाई करो, तीनों को ऐड कर दो। तो पावर की वैल्यू आ जाती है 6 × 20 प्लस
-4 इंटू 15 प्लस 3 इंटू -5। 6 इंटू 20 कितना होता है 120 -15 इंटू 4 कितना होता है 60 -15 यानी कि 45। क्या होगा ये मीटर पर सेकेंड, सारी ऐसा यूनिट्स आती आ जाएगी वॉट में यानी कि जूल पर सेकेंड। हमारा आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the linear velocity if angular velocity vector omega is this and position vector r is this। तो देखो भाई हमारे पास मान लो कोई भी ओरिजिन है यहाँ पर, ये है ना, यहाँ से हमारे पास कोई पार्टिकल है p, तो इसका ये हमारे पास r वेक्टर होता है पोजिशन वेक्टर, ठीक है। इसका और कुछ हमारे पास ये ऐसे घूम रहा है मान लो ओमेगा से, तो ओमेगा वेक्टर क्या होता है, अगर ऐसे घूम रहा है तो ऊपर की तरफ हम वेक्टर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मान लो ओमेगा वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर 90 डिग्री पे ऐसे। अब इसकी वेलोसिटी देखो हमें पता ही, क्योंकि इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, और वो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ओमेगा क्रॉस आर करते हैं ऐसे, ओमेगा क्रॉस आर। ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा ओमेगा वेक्टर है, ऐसे घूम रहा है क्योंकि वो है ना, ये देखो ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा ऊपर है। अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है यहाँ पर, है ना, आप देखो ऐसे, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। कुछ लोग आर क्रॉस ओमेगा कर देते हैं तो वो उल्टे में आंसर आता है। तो हमारे पास पता है हमारे वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू हो जाती है ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे हमें बस क्रॉस प्रोडक्ट ले देना, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम फिर से डिटर्मिनेंट बनाएंगे किस तरीके से, और उसमें हम लिख देंगे यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे लिख देंगे जी कैप, यहाँ पे हम लिख देंगे के कैप। ओमेगा क्रॉस आर करना है तो पहले ओमेगा लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर आर। तो ओमेगा की वैल्यू के लिए यहाँ पे ओमेगा के सारे आई कैप के नीचे आई कैप वाला लिख दो, तो 3 -4 और यहाँ पे आएगा 1। आर के लिए हम लिख देंगे 5 -6 और यहाँ पे लिख देंगे +6। अब हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो होगा ओमेगा क्रॉस आर, उसकी वैल्यू में कुछ हमारे पास आई कैप वाली टर्म होगी, कुछ हमारे पास जी कैप वाली टर्म होगी, कुछ हमारे पास के कैप वाली टर्म होगी। और इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। टर्म्स निकालते हैं, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आई कैप पता करना है तो यहाँ पर आई कैप को इसको भूल जाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -4 इंटू +6 यानी कि -24 माइनस का 6, तो माइनस का 6, ठीक है। जे कैप वाली टर्म के लिए हम जे कैप वाले इनको भूल जाएंगे, 3 इंटू 6 -5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 कितना होता है 18 -5। और के कैप वाली टर्म के लिए हम इनको भूल जाएंगे, 3 इंटू -6 यानी कि -18 -20, हाँ सॉरी -18 माइनस का 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 24 + 6 यानी कि -18 आई कैप। जे कैप में वैल्यू क्या आ जा रही है -13 जे कैप, और के कैप में टर्म आ जा रही है हमारी +2 के कैप। हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, बी हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 and 18 यूनिट्स व्हेन देयर रिजल्टेंट इज 24 यूनिट इज। यार ये सवाल आसान है पर इसमें ऑप्शन ना मार्क कर पाना थोड़ा मुश्किल है। देखो कैसे, हमारे को क्या तो बोला है ए प्लस बी, द रिजल्टेंट उसका है ना, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकलेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू दे रखी है 24, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें फॉर्मूला पता है a² + b² + 2ab cos थीटा। वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 24, इसका स्क्वायर कर दूंगा इधर, इज इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12² + b² की वैल्यू हो जाएगी 18² + 2 × 12 × 18 cos थीटा। यहाँ पर देखो हमें इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ cos थीटा नहीं पता, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल है। अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बचेगा था सिर्फ 2 × 24, 24 स्क्वायर में से एक 24 में सिर्फ 12 बचा, इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई 12 था, इंटू 18 था ये, तो ये वाली टर्म हमारी हो जाती है 3/2, और 3/2 ये हो जाएगा 3 × 9 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 2 × 18 × cos थीटा, ये बचता है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 24 × 2 कितना हो जाता है 48, तो 48 - 12 - 27 डिवाइडेड बाई 2 × 18 इज इक्वल टू cos
थीटा। ऊपर हमारे पास क्या बचता है, ऊपर हमारे पास बच जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18 यानी 4 इंटू 9 इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4। अब ये जो वैल्यू है ये हमें नहीं पता यार कितनी है, मेरे को तो नहीं पता। मेरे को पता है कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है, 1/√2 पता है मुझे, हाँ √3/2 पता है मुझको, लेकिन ये 1/4 क्या होता है, तो इसको कैसे पता करें। देखो थोड़ा हम ट्राई कर सकते थे, जैसे हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री है ना, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसकी जो शेडो बनती है ये सिर्फ 1/2 बनती है। अगर ये 1 है, हमें कितनी बनानी है शेडो, 1/4 इतनी बनानी है। तो इसको हमें और इधर घुमाना पड़ेगा यहाँ तक, कुछ ये एंगल होगा, तो हमारा 60 डिग्री से तो बड़ा आने वाला एंगल, ठीक है। थीटा इज़ मोर देन 60 डिग्री एंड थीटा इज़ ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री। तो स्मार्ट गेसिंग से हम इस तरीके से करते थे। तो ऐसे हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं, देखो ये तो नहीं होगा, थोड़ा तो ज़्यादा ही आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री के करीब है, ये ऑलमोस्ट 60 डिग्री के करीब है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, अभी कैसे पता चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एक्चुअली आंसर हो जाता है बी। तो देख लो। If a unit vector is represented by 0.5 j cap plus this and this, the value of c is a unit vector क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। किसी भी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अगर हमारे पास इस तरीके से है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू आ जाती है √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। हमारे केस में क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 इज इक्वल टू √0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है यार, इसको अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। 1 इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0.11 यानी कि c इज इक्वल टू √0.11। ऑप्शन इज B is our correct answer. And next question is find the torque of a force this acting at a point this। कैसे करेंगे इसे, ये हमारा मान लो ओरिजिन था, ओरिजिन से ये हमारे पास कुछ r वेक्टर दे दिया। सर पहले भी आ चुका ना ये सवाल जिसमें r वेक्टर नहीं था, हमारे पास यहाँ का और यहाँ का कोऑर्डिनेट दिए थे, तो उससे हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया था सबट्रैक्ट करके। फिर हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है इस तरीके से। टॉर्क का हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। टॉर्क होता है हमारा r क्रॉस f। तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें डिटर्मिनेंट बनाना होता है इस तरीके से, ऊपर लिख दो i कैप j कैप k कैप। पहले हमें r लिखना है फिर हमें f लिखना है। तो r वेक्टर है हमारा 7 3 1 और हमारा f वेक्टर है -3 1 एंड 5। अब हमारा जो भी टॉर्क वेक्टर होगा उसकी कुछ i कैप वाली टर्म होगी, कुछ उसकी j कैप वाली टर्म होगी और कुछ उसकी k कैप वाली टर्म होगी। साथ में हमें ध्यान रखना होता है पहले हम प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं फिर प्लस करते हैं, इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ये भी वेक्टर होगा तो इसके आई कैप j कैप k कैप टर्म आएगी। आई कैप वाली टर्म कैसे पता करते हैं, यहाँ पर देखो इसमें आई कैप वाली चीज़ें काट दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 3 इंटू 5 होता है 15 माइनस 1 इंटू 1 यानी कि 1। j कैप वाली टर्म पता करने के लिए यहाँ पर इनको भूल जाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 7 इंटू 5 की वैल्यू होती है 35 माइनस 3 इंटू 1 तो -3 है तो वो हो जाएगा -3। ओके, ये वाली टर्म कैसे पता करोगे, यहाँ पे इसको काट दो। 7 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -3 यानी -9। तो 7 इंटू माइनस का 9, तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 14 आई कैप माइनस 35 प्लस 3 यानी कि 38 जे कैप और के कैप में आ जाएगा 7 प्लस 9 कितना हो जाता है 16 के कैप। हमारा ऑप्शन है इनमें से ब्ला 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 डी हमारा ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इससे अच्छा सवाल तो कुछ हो नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है हमें पता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी किसी डायरेक्शन में लगता है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है। एक्सेलरेशन भी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे सवाल आने चाहिए नीट में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क सब वेक्टर क्वांटिटी हमारा आंसर आता है। ये भी नीट में ऐसे ही सवाल दो यार, तभी मज़ा आएगा।
A body constrained to move in y direction is subjected to a force given by this. What is the work done by this force in moving the body through a distance of इतना? तो देखो हमारे पास कंस्ट्रेंट का मतलब उसको ऐसे फंसा दिया है हमने, जैसे हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस होता है, हमारे पास वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे मान लो मैंने एक ऐसे रिंग जैसी बना रखी है। तो अब इस रिंग को आप इधर नहीं मूव कर सकते, वो ऊपर नीचे ही मूव होगी, वाई एक्सिस पे जाएगी ना, उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। अब उस पर मैं फोर्स किधर भी लगा सकता हूँ, मैं मतलब मैं उस पर इधर फोर्स लगाऊंगा, मान लो कुछ एफ, तो फोर्स तो मैं इधर लगा रहा हूँ लेकिन वो जाएगी थोड़ी इधर, वो इस फोर्स के कारण फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे इधर इधर, और फोर्स के कारण वो इधर जाएगी। तो इस फोर्स के कारण कुछ वर्क हो जाएगा इसके ऊपर, है ना। वो वर्क डन क्या होगा हम बता सके हैं, वर्क डन की वैल्यू होती है इज इक्वल टू एफ डॉट एस। हमें फोर्स वेक्टर दिया हुआ है दिस, क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? यस, डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे बोला है कि 10 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक उसको मूव किया 10 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, हम बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू 10 जे कैप, है ना। जे कैप डायरेक्शन में हमने मूव किया। अगर ये पता कर लिया तो अब तो सवाल हो गया यार, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, वर्क डन की वैल्यू आ जाती है। आई कैप वालों को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ है ही नहीं। जे कैप वालों को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 150, और के कैप वालों को के कैप से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कुछ के कैप की टर्म ही नहीं है इसमें, तो आंसर आ जाता है सीधे से 150 जूल, क्योंकि यूनिट ज़रूरी है। तो आंसर ऑप्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस जीरो विल बी इक्वल टू, क्या घटिया सवाल है यार ये, ए क्रॉस जीरो, है ना। तो ए क्रॉस जीरो जीरो ही होगा। अब जीरो में दो ऑप्शन है, जीरो या जीरो वेक्टर, तो मेरे हिसाब से तो जीरो वेक्टर नहीं होता, है ना। जीरो वेक्टर होता ही नहीं, जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड नहीं उसका डायरेक्शन क्या। और साथ में इनने यहाँ पे बनाया भी है, ये जो जीरो है जीरो वेक्टर नहीं है यहाँ पे। तो आंसर जीरो मारोगे या जीरो वेक्टर मारोगे? अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर निकलता है, लेकिन जीरो तो वेक्टर हो नहीं सकता। तो ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए। 1992 में आया, आई डोंट नो, इसके तो मैं दोनों आंसर मार्क कर देता हूँ। आप लोग को जो सही लगे अपनी समझदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वैसे एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसमें आंसर सी था, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़ीरो को वेक्टर नहीं दिखाते हैं, तो हमें नहीं पता यार इसका आंसर क्या। आई विल नॉट से, आई विल मार्क बोथ ऑफ देम, यू डिसाइड। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए, बी एंड सी आर 3, 4 and 5 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। If a plus b is equal to c, then the angle between a and b is। देखो ये कुछ जाने पहचाने से नंबर नहीं लग रहे, 3, 4 and 5। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होता है ना, कौन सा होता है, ऐसे एक साइड होती है 3, दूसरी एक साइड होती है इस तरीके से अगर 4, ये वाली जो हमारी साइड होती है ये 5 हो जाती है। हमारे केस में 5 कौन सा है, ये है हमारा वेक्टर c, ये था मान लो हमारा a, ये था हमारा b। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो ये था हमारा वेक्टर ए, ये था बी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना, हो गया हमारा आंसर π/2। इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आता है तो कैसे करोगे? तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका है कि हमें दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो यार, है ना। ए का मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 25। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यार ये तो कैंसिल आउट हो गए। अगर कैंसिल आउट नहीं होते तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर कॉस थीटा की वैल्यू कुछ और होती तो हम उससे निकाल लेते हैं, लेकिन हम 0 आ गई, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2 या फिर 90 डिग्री, जो आपका मन करे। आंसर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर है तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मोशन इन अ प्लेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, और इसमें हम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की बातें करेंगे। मोशन इन अ प्लेन में हमारे पास दो तरीके के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, तो कांस्टेंट होता है उसका डायरेक्शन बदलता रहता है, या फिर जीरो ही होता है, तो फिर तो वो एक्सेलरेशन ही नहीं होता। तो ठीक है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर मीटर इन सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन वालों को मैं बोल दूंगा 5t माइनस 2t स्क्वायर आई कैप। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है यार, ये तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये है हमारा पोजीशन।
आर वेक्टर ये एक्स वेक्टर ही लिखते हैं इसको, प्लस वाई में कितना है 10t जे कैप। हमें पता करना है एक्सेलरेशन, तो उसके लिए पहले हम वेलोसिटी वेक्टर पता करते हैं। इसको कर दो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 माइनस 4t आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो हमसे वेलोसिटी भी पूछता है किसी भी टाइम टी पे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन पता करना है भैया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा -4 आई कैप, बस यही है, बाकी सब तो हट गया। तो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, ये तो टाइम का फंक्शन ही नहीं है, कांस्टेंट आ गया, तो हमारे पास आंसर आता है बी -4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सारी की सारी ऐसा यूनिट होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम अ ओरिजिन मूव्स इन द XY प्लेन, its coordinate at a later time are इतना, the path of the particle with the x-axis makes an angle। तो हमें बताया नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, है ना, ठीक है, तो उसका पाथ तो कैसा भी हो सकता है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए पहले हम इस तरीके से एक ग्राफ बना लेते हैं। ये है हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, बाद में कहाँ पहुँच गया √3,3, तो √3,3, तो 3 बड़ा होता है √3 से, तो ये है हमारा √3 और ये है हमारा 3। अब वो पार्टिकल ऐसे ऐसे भी गया होगा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल जरूर हम बता सकते हैं। पाथ का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बोला नहीं हमने, तो ये उसका पाथ रहा होगा। हमें ये वाला एंगल पता करना है थीटा। यहाँ से मैं लिखूँगा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा भाई ये वाला अगर हमारा राइट एंगल है तो दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ये हमारा tan थीटा होता है। तो ये वाली लेंथ कितनी है, देखो ये वाली लेंथ इसके बराबर है, जिसकी वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय जी वाली लेंथ कितनी है √3। यहाँ से हमारा आंसर आता है √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। आंसर इज बी। और एक क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves in a plane with constant acceleration in a direction different from initial velocity. The path of the particle is, इसका आंसर होने वाला है पैराबोला। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये कैसे हुआ। देखो हमारे पास बहुत सारे केस हो सकते हैं। एक पार्टिकल है, यहाँ एक और पार्टिकल है, यहाँ एक और पार्टिकल है। पार्टिकल की वेलोसिटी अभी इधर थी v, इसकी वेलोसिटी अभी इधर है v, इसकी भी वेलोसिटी इधर v। अब इसके एक्सेलरेशन के 3-4 केस हो सकते हैं। पहला केस कि इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि है ना, कोई भी सेम डायरेक्शन हो सकता है। वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे कर दो, स्ट्रेट लाइन में गिरता है, उसको नीचे गिरा स्ट्रेट लाइन में आता है। अब वेलोसिटी इधर है और अगर इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, कांस्टेंट है, आगे एक्सेलरेशन बदलता नहीं है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी बदलता रहे, तो ये होता है हमारे पास फिर पैराबोला। पैराबोला। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी तो इधर आएगा, और थोड़ी देर बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन अभी भी इधर ही होता है और वेलोसिटी इधर आ जाती है। ठीक है, इनिशियली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 90 डिग्री पे दिख रहे थे, लेकिन बाद में नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पर हमारे पास तीसरा केस हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट था, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रखेंगे। तो थोड़ी देर बाद मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया, तो वेलोसिटी इधर हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन अब भी परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा इस केस में सर्कुलर मोशन होता है। ये हो जाता है सर्क्यूलर मोशन। यहाँ पर एंगल 0 था, यहाँ पर एंगल बदल रहा है, यहाँ पे एंगल बदल, तो इस केस में हमारे पास पैराबोला हो जाता है। इलिप्स हमारे पास किसी केस में आंसर नहीं आने वाला है। आर्क ऑफ सर्किल हो सकता था, सर्कुलर मोशन होता था, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, इलिप्स तो होता ही नहीं, प्लानिटरी मोशन में आता है इलिप्स कभी। ठीक है, तो ओके नेक्स्ट। A body of 3 kg moves in the xy plane under the action of a force given by this. Assuming that the body is at rest at time t is equal to 0, the velocity of the body at t is equal to 3 second is. कैसे सॉल्व करा जाए इसको? देखो हमारे पास इसमें फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स एक टाइम वेरिंग फोर्स है ना, 6t² i कैप प्लस 4t j कैप। समय के साथ ये फोर्स बदल रहा है, ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग फोर्स की मैग्नीट्यूड आने वाली है। एफ टी इज इक्वल टू 0 पे अच्छा फोर्स की वैल्यू 0 है, हाँ टी इज इक्वल टू 0 पे फोर्स की वैल्यू 0 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 है। तो अगर इसकी वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पे 0 थी, एक्सेलरेशन भी 0 था, तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अज्यूमिंग कि उसने मूव कर लिया किसी तरीके से, फूक मार दी होगी किसी ने, तो अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज एट रेस्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 3 सेकेंड, द वेलोसिटी कैसे पता करोगे यार? देखो हमारे पास फोर्स है,
हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, F इज इक्वल टू ma होता है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया तो हमें चेंज इन वेलोसिटी पता कर सकते हैं हम। देखो हमारे पास मान लो एक्सेलरेशन का कुछ ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन है टाइम के साथ, कुछ ऐसे मान लो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या मिलता है हमें? एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ये हमें पता चल जाता है। तो हमें पता करना है अगर v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रल एक्सेलरेशन इनटू dt, 0 से लेकर t तक, जहाँ भी हमें टाइम तक जाना है 3 सेकंड तक। हमें दे रखा है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट तो कर ही नहीं सकता वो रेस्ट पे था। तो वेलोसिटी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है भाई बताओ मुझे। इस फोर्स को डिवाइड कर दो मास 3 किलोग्राम से, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2t² dt, लिमिट 0 से 3 तक, प्लस 4/3t, इसको भी कर दो 0 से 3 तक dt। इसका इंटीग्रल क्या होता है? t² का इंटीग्रल बताओ। t² का हो जाएगा t³/3, तो ये 2 को बाहर ले लो, t³/3, लिमिट है 0 से लेकर 3 तक, प्लस 4/3 इधर है, t dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? t²/2 जाएगा, t²/2, 0 से लेकर 3 तक। इसको आप करोगे तो 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3³ माइनस 0³ प्लस 4/6 इंटू 3² माइनस 0 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये क्या हो जाता है? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू क्या है? 339 इंटू 2 18 प्लस 6 यानी 24। अच्छा हमें सॉरी यहाँ पर ये आई कैप था, ये जे कैप था, ये आई कैप था, ये जे कैप था, ये आई कैप था, ये जे कैप था, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आंसर क्या है? 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। कौन सा आंसर आ रहा है? बी हमारा आंसर है। Two particles A and B are connected by a rigid rod AB. The rod slides along perpendicular rails as shown here. The velocity of A to the left is 10 meter per second. What is the velocity of B when angle alpha is 60 degree? तो हमारे पास ये एक रॉड है और इस तरीके से वो एक दो पैरेलल है, मतलब ये पॉइंट बेसिकली इस तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये हमें दिया हुआ है। इसकी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर देखो ये रॉड ऐसे पड़ी होती, जिस वक्त इधर आता 10 मीटर पर सेकंड से, इसको इधर किसी अलग वेलोसिटी से जाना पड़ता। जिस वक्त यहाँ आ जाएगी इस तरीके से, तब ये इधर आएगा तो इसकी ऊपर की इधर वेलोसिटी कुछ और होगी, अलग अलग वेलोसिटी होती है। हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये एंगल 60 डिग्री है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या होगी। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है। कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, हम देखो ये जो रॉड है ना, इस रॉड में क्या कंस्ट्रेंट है कि इस रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, वो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी है उसका इस डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा। ये वाले डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो इसको ऐसे घुमाएगा, लेकिन ये वाले के कारण इसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। साथ में यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ऊपर की तरफ होगी वेलोसिटी, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ परपेंडिकुलर में मान लो, एक ऐसे होगा। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों बराबर होने चाहिए। हमें बस ये कंस्ट्रेंट लगा देना। मान लो यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी इस तरीके से मार्क कर देते हैं v, तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये एंगल है अगर 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाता है हमारा 30 डिग्री और ये वाला एंगल हमारे पास हो जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है v cos 30 डिग्री। यहाँ पर इस वेलोसिटी का ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है 10 cos 60 डिग्री। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो रॉड की लेंथ फिक्स रहेगी, नहीं तो वो बदल जाएगी, तो रॉड लंबी तो नहीं हो सकती। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 10 cos 60 इज इक्वल टू v cos 30। 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और v cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 इज इक्वल टू v cos 60 होता है √3/2। ये कट गया और v की वैल्यू आ जाती है 10 डिवाइडेड बाई √3। और यहाँ पे ऑप्शन देख के पता चलता था वो ये वाली वैल्यू होगी, है ना, अप्रॉक्सीमेटली ये होनी चाहिए। आंसर यही आ जाता है हमारा सी।
द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज इतना, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो यार पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर इज, इसे सीधे सीधे डिफरेंशिएट करो, पोजीशन वेक्टर बाय डी टी, डी पोजीशन वेक्टर बाय डी टी, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई क्या है ना, प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे क्या। तो अब हमने क्या कर लिया, ये पढ़ के हमें क्या मिल गया, ऑप्शंस पहले पढ़ लेने चाहिए था हमें। ऑप्शन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। अच्छा, तो ये जितने भी ऑप्शन है ना, ये सब आप देखोगे कि एक सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये आप इस पोजीशन वेक्टर को देखो, ए इसका एम्पलीट्यूड है, कॉस ओमेगा टी आई कैप, साइन ओमेगा टी जे कैप। जिस वक्त टी की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू जीरो है, उस वक्त ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए आई कैप। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये हमारे पास ऐसा, हाँ इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, लाल कलर से इसको मैं बनाऊंगा दिस। इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसकी लेंथ हो जाती है आर, और वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो पार्टिकल है आप वो देखोगे कि इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये हमारा एक्चुअली सर्कुलर मोशन है, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। सर्कुलर मोशन में हमें क्या पता होता है कि वेलोसिटी इसकी देखो, वेलोसिटी इस तरफ होगी और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। हमेशा ऐसा होगा, जैसे यहाँ है तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, वेलोसिटी यहाँ पर इधर हो जाएगी, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, नहीं वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ होता है, ये भी नहीं होगा। पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। तो हमारा पोजीशन वेक्टर मान लो यहाँ पे है, पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, वेलोसिटी इधर हो जाएगी। इस वक्त पोजीशन वेक्टर यहाँ है तो वेलोसिटी इधर होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं यार अक्सर। अब देखते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन with a speed of 1000 meter per second in order to hit a target 100 meter away. At what height above the target should the gun be aimed? तो ये सवाल क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पर गन है, एक गन बना दो यहाँ पर इस तरीके से, वाह क्या गन है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये गन बन गई। और यहाँ से 1000 मीटर पर हमारे पास एक इस तरीके से टारगेट है। अब यहाँ से अगर मैं सीधा उसकी तरफ एम करके बुलेट चला दूंगा तो ग्रेविटी के कारण वो थोड़ी देर में इस तरीके से उसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, नीचे की तरफ पैराबोलिक पाथ में वो आ जाएगी और हम टारगेट को मिस कर जाएंगे। तो हमको इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे फेंकना पड़ेगा कि ये ऐसे जाए और इस पे जाकर के हिट करे, पैराबोला बनेगा यहाँ पे। अब ये वैल्यूज़ इस तरीके की है ना, देखो ये यहाँ से जो इस तरफ जाएगा, ठीक है, कितने टाइम में पहुँचेगा, ये इसकी स्पीड कितनी है, और यहाँ पर ये अगर 1000 मीटर है, अच्छा 1000 मीटर पर सेकेंड है, ये है 100 मीटर, ये वाला डिस्टेंस, वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एकदम मान लो सीधा भी चला देता तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस कवर होता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचता, टाइम कितना लगता, t विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई स्पीड, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। तो 0.1 सेकेंड में हमारी बुलेट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। अच्छा, हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वालों को, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के मोशन को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि डेल्टा वाई यानी कि कितना वो नीचे आई होगी 0.1 सेकेंड में, उसकी वैल्यू हो जाती है हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जी की वैल्यू 10 ले लो यार, अच्छा दिया भी हुआ है, तो ये आ जाता है हाफ इंटू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 0.05 मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ से चलाता हूँ तो वो 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। तो उसकी जगह अगर मैं 5 सेंटीमीटर ऊपर टारगेट करता तो यहाँ से इस तरीके से हमारी बंदूक आती, सॉरी गोली आती, तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें एक छोटी सी एरर है। क्या एरर है, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से चलाता हूँ, ठीक है, किसी एंगल पे चलाऊँगा तभी ये यहाँ से ऐसे जाएगी। जैसे ही मैं इसे किसी एंगल पे 1000 मीटर पर सेकेंड से चलाऊँगा तो एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है अब वो 1000 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये टाइम की वैल्यू में यहाँ पे 1000 था, वो भी 1000 नहीं रहेगा। तो ये टाइम की वैल्यू एक्चुअली थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये 5 सेंटीमीटर नीचे आने की बजाय 5 से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ सकता था। तो लेकिन ये एरर, आप जो डिफरेंस देखोगे ना, ये 100 मीटर है और ये 0.05 मीटर है।
100 और 0.05 में कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो उस गड़बड़ को हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप और एक चीज़ देख सकते हो, इस बंदूक को मैं उठा के 5 सेंटीमीटर ऊपर कर देता हूँ, है ना, तो फिर यहाँ से मैं यहाँ टारगेट करूँगा, इस केस में वो ऐसे नीचे आ जाएगी। तो आप जो भी सोचो, आंसर तो हमारा 5 सेंटीमीटर आने वाला है, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A projectile is fired from the surface of Earth with a velocity of 5 meter per second at angle theta with the horizontal. Another projectile is fired from the another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle, followed same trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from Earth. तो होने क्या वाला है, देखो अलग अलग प्लैनेट है, मतलब दोनों जगह पे अलग अलग ग्रेविटी होगी। अर्थ पे कुछ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वहाँ पे कुछ और होगा, और दोनों को हमने सेम एंगल पे फायर किया है, उनकी ट्रैजेक्टरी सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर अर्थ से हमने ऐसे फायर किया था इसको थीटा पर 5 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर वैल्यू थी जी। दूसरे प्लैनेट पर हम इसे फायर कर रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड पे, और यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर जी डैश होगा कुछ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रैजेक्टरी सेम है का क्या मतलब है, ये इसने अगर ऐसे पाथ फॉलो किया है तो इसका भी पाथ एग्जैक्टली वही होगा, यानी कि r इज इक्वल टू आर डैश होगा। जैसे यहाँ पर कुछ रेंज है, यहाँ पर r डैश, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम हाइट हमने अचीव करी होगी, यहाँ पर भी कुछ मैक्सिमम हाइट अचीव करी होगी, तो हमें वही पता चलता है h इज इक्वल टू एच डैश भी होना चाहिए। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मान लो मैं रेंज का फॉर्मूले की बात करूँ तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी शुड बी इक्वल टू यू डैश स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डैश। उस प्लैनेट पे u भी अलग है और g भी अलग है ना, तो दोनों का कुछ रेशियो आ जाता है। ये देखो साइन वाली चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी डैश, हमें पता करना है जी डैश की वैल्यू क्या आ जाती है, g इंटू यू डैश का स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर। यू डैश का स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो हमारे पास इससे आंसर क्या आ जाता है, g की वैल्यू आप 9.8 रखो, तो 9.8 की जगह अगर मैं इसे 10 ही रख देता हूँ मान लो, है ना, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 25, ये आ जाता है हमारा 18 डिवाइडेड बाई 5, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें ऑप्शन में 9.8 रख करके सॉल्व करोगे तो इससे थोड़ी सी कम आ जाएगी हमारी वैल्यू, यानी कि ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The velocity of a projectile at the initial point A is इतनी, its velocity at point B is कितनी। तो देखो हमारे पास velocity दी हुई है, velocity इसमें कुछ नहीं करना है। देखो हमारे पास इस तरफ है 2i कैप और इस तरफ था हमारे पास कंपोनेंट 3j कैप। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, तो सिर्फ y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी चेंज होती है, x वाली तो ऐसे के ऐसी रहेगी। तो यहाँ पर भी हमारी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी 2i कैप, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था ना, तो ये वाला अभी वेलोसिटी ऊपर है, यहाँ पर ये इस तरीके से नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3j कैप, लेकिन वो नीचे की तरफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, -3j कैप। तो हम बोलेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप वैल्यू आएगी तो शायद इसको याद ही कर सकते हो। देखो हमें बताया कि रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स, ठीक है ना। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों की वैल्यू बराबर बताई जा रही है, तो यहाँ क्या कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। हमारे पास आ जाता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे आप तो हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये स्क्वायर से ये कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, अच्छा हो ये डिवाइडेड बाई 2 नीचे कंटिन्यू चलना चाहिए, उसको कैसे मैं बोलिए। यहाँ से हमारे पास आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। आंसर इज, हमारा आंसर आ गया बी। ओके, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वाह क्या मिसाइल है, 20 मीटर पर सेकेंड ही है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम रेंज के लिए। इफ़ जी इज इतना द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, यार इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमें मैक्सिमम रेंज करनी है तो थीटा इस तरीके से होता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी थीटा की वैल्यू हो जाती है 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप कर दो 1, रेंज की वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 है, यानी 400/10 यानी 40 मीटर। मतलब कितनी अच्छी मिसाइल है। मैक्सिमम रेंज उसकी 40 मीटर। अरे 100 मीटर तो जाओ यार, हुसैन बोल्ट 10 सेकंड से कम में भाग जाता है। A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक तरीके आप ओरिजिन बनाओ ग्राफ इस तरीके से। इधर कहीं हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया 45 डिग्री पर, है ना, 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो इस तरीके से हमारा कहीं पार्टिकल जा रहा होगा भाई। अब इसका मैक्सिमम हाइट का एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। तो उस पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिखाई देता है, ये वाला एंगल हमें पता करना है। बहुत अच्छे, ये है हमारी हाइट h, ये क्या है जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रेंज बाय 2, क्योंकि हमारी ये टोटल रेंज होती है। ओके, tan थीटा को मैं लिख दूंगा h अपॉन r बाई 2, h डिवाइडेड बाई r बाई 2, विच इज़ इक्वल टू हाइट का फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था, डिवाइडेड बाय जी, और नीचे आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 यानी कि 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। और ये तो हमारी रेंज का हमें हाफ करना था, ठीक है, तो ये हमने हाफ कर दिया। यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में 2 मिसिंग था। ओके, तो इसको देखो आप, यहाँ से ये कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, और हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाती है साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/2, और नीचे आ जाएगा 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1/2 हो गया। हमारे पास आंसर आ जाता है बी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हाँ, तो बस यही है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। A particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum will be। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे अच्छा सवाल है, देखो शब्दों का खेल है ये, है ना। कैसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो भी मोमेंटम था इसका, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रही होगी कुछ भी, ओके, और यहाँ से ये फिर इस तरीके से आया होगा, 45 डिग्री पे भेजा है, तो वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v/√2, इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भी हो जाएगा v डिवाइडेड बाई √2। थोड़ी देर बाद यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर अब इसका x डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा v/√2, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v/√2। ये हमारी फाइनल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना है mv, यहाँ पर भी मोमेंटम कितना है mv। तो अगर हम सिर्फ मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है, तो हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज 0। लेकिन हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम देखो, अभी इस डायरेक्शन में हमारे पास कुछ वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम वेक्टर पता करो पहले तो मोमेंटम वेक्टर में कितना चेंज आ गया है। पहले देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, अभी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। हम लिख सकते हैं डेल्टा पी वेक्टर चेंज इन मोमेंटम इज, इस वक्त हमारे पास है नीचे की तरफ मास इनटू वेलोसिटी कितनी है, v/√2 i कैप माइनस v/√2 j कैप। ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, v/√2 i कैप प्लस v/√2 j कैप। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा मास टाइम्स आई कैप, और ये आई कैप ये वाली टर्म्स कट जाएगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2v/√2 j कैप। अच्छा, डेल्टा p का जो मैग्नीट्यूड है उसकी अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा mv, और यहाँ पे √2 लग जाएगा, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर, है ना, √2 mv। कौन सा आंसर है हमारा, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थीटा 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन रेशियो 1:1। देखो ये हमें पता है, कैसे पता है, देखो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी होता है हम जानते हैं कि हमारे 45 डिग्री है ये,
उससे अगर आप इधर कुछ थीटा एंगल पे फेंकते हो या इधर कुछ थीटा एंगल पे फेंकते हो, ये भी थीटा, तो दोनों केस में हमारी रेंज सेम आती है। यहाँ से जो रेंज आएगी वो भी ये ऐसे करके यहाँ गिर जाएगा, यहाँ से जो जाएगा वो थोड़ा ऊपर ज़्यादा देर रहेगा लेकिन गिरता वहीं पर है। ये हमें कैसे पता है? देखो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पर sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ 45 + x, ठीक है, थीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 45 + x, तो ये हो जाता है u² sin of 2 × 45 यानी 90 + 2x, है ना। थीटा इज इक्वल टू 45 + x मैंने लिख दिया, ओके, डिवाइडेड बाय जी। अब साइन 90 प्लस समथिंग, और अगर मैं इसको -x कर दूंगा तो माइनस समथिंग हो जाएगा। साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है? देखो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये यहाँ से ऐसे आता है, हमारा साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है। ये वाली वैल्यू होती है कितनी? 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ से मैं इधर कितना जाऊँ और इधर कितना जाऊँ, दोनों में हमें सेम वैल्यू मिलती है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रख दूँ, मतलब 15 डिग्री रख दिया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू इधर 30 आई, दोनों पे ही हमें सेम वैल्यू मिल रही है। बेसिकली ये ग्राफ 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर +2x हो या -2x हो, दोनों में वैल्यू सेम आने वाली है, इसलिए दोनों केस में हमारी रेंज सेम आती है, तो रेशियो आ जाता है हमारा 1:1। ये इसको आप याद कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेकिन दोनों में टाइम कम ज़्यादा लगता है, जैसे ये वाला जल्दी पहुँच जाएगा, ये वाला थोड़ा देर से पहुँचेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में डिफरेंस है, रेंज एग्जैक्टली सेम है, हाइट में भी डिफरेंस आ जाता है, रेंज सेम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 projectiles are fired from the same point with the same speed at angle of projection 60 डिग्री and 30 डिग्री respectively। देखो अब ये वही है, 45 + 15 हो जाता है हमारा 60, 45 - 15 हो जाता है हमारा 30, तो दोनों की रेंज सेम आने वाली है, तो दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगी। देयर रेंज विल बी सेम, यस। लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी नहीं, लैंडिंग स्पीड सेम होगी, क्योंकि फेंकने के समय स्पीड सेम थी, वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, नो, जो ज़्यादा ऊपर गया वो ज़्यादा देर हवा में रहेगा, तो ये भी हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाता है बी, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal and another body of same mass is thrown with 60 degree, सेम क्वेश्चन यार, इसका भी आंसर बी हो जाएगा, वही है 30 डिग्री, 45 + x 45 - x पे फेंक रहे हैं। कितना रिपीट हो रहा है ये सवाल? 2 bodies of same masses are projected फिर 30 डिग्री 60 डिग्री, रेंज फिर आ जाएगी हमारी a 1:1। इतना रिपीट क्यों करते हैं ये सवाल को? द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। इफ g इज इतना, देन मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल मस्ट बी। तो देखो हमारे पास रेंज की वैल्यू दी है 16 किलोमीटर, उसको मैं 16,000 मीटर लिख देता हूँ। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? u² sin 2 थीटा अपॉन g। हमसे क्या पूछा? मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होती है, तो sin 2 थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे 1। तो u² की वैल्यू कितनी आ जाती है? 16,000 × 0, है ना, जी भी उधर चला जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाती है 400 मीटर/सेकेंड। ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट है नहीं, अब सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्कुलर मोशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एंड when a body moves with a constant speed along the circle, when a body moves with a constant speed along a circle, its velocity remains constant। नहीं, सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी यानी हर वक्त डायरेक्शन बदलता रहता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो, फोर्स तो लगता है, फोर्स होता है उसी की वजह से, तो उसकी वेलोसिटी फिर जगह जगह बदलती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। नो वर्क इज डन ऑन इट, यस, उस पर वर्क डन नहीं होता, उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, तो ये एक्चुअली हमारा आंसर है। और क्या? नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तभी तो वो सर्कुलर मोशन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो हमारे पास एक सर्कल में पार्टिकल घूमे जा रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड है उसकी, तो उसका टाइम पीरियड भी सेम होगा, और वो एक पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन क्या वो सिंपल हार्मोनिक है? सिंपल हार्मोनिक में इस तरीके से ऑसिलेशंस होते हैं, है ना। तो जिस वक्त हमारा सर्कल इस तरीके से घूमता है, मान लो ऊपर से ऐसे लाइट गिर रही होगी, तो उसकी जो परछाई बनेगी ना, वो यहाँ पे इधर उधर मूव करेगी, उसकी परछाई सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, वो पीरियोडिक मोशन करता है।
तो ये हमारा ऑप्शन आ जाता है। बाकी आप देखोगे तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाता है इसका ए। A small sphere is attached to a cord and rotates in a vertical circle about a point O. If the average speed of the sphere is increased, the cord is most likely to break at the orientation when the mass is. देखो इसका यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब मुझे नहीं पता ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन में क्यों है ये सवाल, ये तो लॉज ऑफ मोशन में आना चाहिए। तो इसके ऊपर ना इसका अगर कुछ मोशन हो रहा है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि ग्रेविटी इधर लगती है, टेंशन इस तरफ लगती है, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और इस पूरे सर्कुलर मोशन में वर्टिकल में है तो वेलोसिटी भी इसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वक्त ही ये टूट सकता है। तो हमारा बॉटम पॉइंट बी हमारा आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट, अ कार runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 second in every circular loop. Okay, टाइम पीरियड दे दिया है हमें। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ईच सर्कुलर लूप इज, देखो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वो वहाँ से घूमती है वहीं पे आ जाती है, वहीं से घूमती है वहीं आ जाती है, वहीं से नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वेलोसिटी हमारी जीरो होने वाली है, तो हम दो ऑप्शन को तो यहीं काट सकते हैं, ये नहीं हो सकता हमारा, ये नहीं हो सकता। अब हमसे पूछा है स्पीड कितनी है, तो उसको रेडियस है 100 मीटर, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 2 पाई आर। तो स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस आया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम टी। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 62.8। तो ये एक्चुअली आ जाता है सीधे, आप देखोगे 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज ए। बहुत ही सिंपल था एक्चुअली, आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, स्पीड थोड़ी ना जीरो है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होने वाला था। आप इसको स्मार्ट गेसिंग से ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। अच्छे ऑप्शंस बनाए हैं। A stone tied to end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसको घुमा रहे हैं इस बार। The stone makes 22 revolution in 44 seconds. ओके, तो इसकी ओमेगा निकाल देते हैं हम। ओमेगा इज इक्वल टू 22 रेवोल्यूशन, यानी कि 22 इंटू 2 पाई रेडियन इन 44 सेकेंड, तो ये आ जाती है पाई रेडियन पर सेकेंड। हमारे पास ओमेगा आ गई। What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर से, एक्सेलरेशन है तो वो आ जाता है पाई स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है 1, तो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा सीधे सीधे। डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा सेंटर की तरफ होगा, तो इसमें ऑप्शन आप पढ़ोगे तो इतने सारे ऑप्शन है मेरे को, इसमें आ जाता है हमारा ऑप्शन ए, टुवर्ड सेंटर, है ना, अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं होगा, और ये टेंजेंट तो होता ही नहीं है यार, तो और इसमें मैग्नीट्यूड गलत दिया हुआ है, तो ए इज आवर आंसर। अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल रेडियस, ऐसे रस्सी में वो घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, रेडियस है 20, इट हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। यार बहुत ही सिंपल है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू है 0.2 मीटर और ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो आंसर आ गया सीधे सीधे 2 मीटर पर सेकेंड बी। इससे लल्लू सवाल नहीं होता कुछ। A particle moves in a circle of radius 5 cm with constant speed and time period of 0.2 pi second. The acceleration of the particle is, देखो r पता है, ओमेगा निकालो पहले। ओमेगा क्या है, टाइम पीरियड में 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में यानी 2 पाई हमने एंगल घुमा लिया, एक का टाइम पीरियड है 0.2 पाई सेकेंड, तो इससे हमारे पास आंसर क्या है 10 रेडियन पर सेकेंड। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो 100 इंटू रेडियस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 0.25 kg अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरीके से वो घूम रहा है, और उसमें एक जिस रस्सी से बंधा है वो, उसमें अगर 25 न्यूटन के आसपास उसमें टेंशन हो जाएगी तो रस्सी टूट जाती है, तो इसकी कुछ मैक्सिमम स्पीड होगी, उससे तेज हम उसे घुमा नहीं सकते। तो हमारे पास देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। इस पर हमें स्पीड पता करनी है तो हम वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इतना है तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हम 25 न्यूटन लगा सकते हैं, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, आर इंटू 25 डिवाइडेड बाई मास एम। मास एम की वैल्यू क्या है 0.25, तो इसकी वैल्यू आ जाती है, आर की वैल्यू रखो 196 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आंसर। वी स्क्वायर की वैल्यू 196 है, यानी वी की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 14 मीटर पर सेकेंड। तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A stone tied with a string is rotated in a vertical loop. अभी ऐसे घुमा रहे हैं. The minimum speed with which the string has to be rotated is independent of the mass of the stone. Yes, ये आंसर करेक्ट है यार. हमें पता है क्या स्पीड से घुमाना चाहिए. जब वर्टिकल लूप में घुमाते हैं नीचे के पॉइंट पे हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5GL, जहाँ पे L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है. इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हाँ, ऐसा नहीं होता है. डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मास ऑफ द स्टोन. हाँ, ये भी गलत है. मास से तो लेना देना ही नहीं होता है स्पीड का. डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो लेंथ बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ती है, ये कम नहीं होती. तो हमारा आंसर यहाँ पर ए आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle moves along a circle of radius इतना with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is. यार ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन. तो 2 रेवोल्यूशन में पहली बात तो एंगल कितना हो गया हमारे पास? डेल्टा थीटा. चेंज इन एंगल की वैल्यू हो जाती है 2 × 2π यानी कि 4π. हमारे पास इक्वेशन कौन सी लगेगी? अच्छा, हमारे पास इक्वेशन लग जाएगी इस बार. देखो, एक होती है इक्वेशन v² = u² + 2as लीनियर मोशन में. सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर = ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर + 2α डेल्टा थीटा. ओमेगा इनिशियल हमें बता रखा है कि इसकी वैल्यू 0 है. ओमेगा फाइनल की वैल्यू हो जाती है v फाइनल डिवाइडेड बाय r, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होती है? वी फाइनल कितना दे देगा हमें? 80 डिवाइडेड बाई रेडियस की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई पाई, यानी कि ओमेगा फाइनल की वैल्यू हो जाती है 4π का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × अल्फ़ा × डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है? 4π. तो ये 4π से ये कट जाएगा. अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है r अल्फ़ा. तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई पाई × 2π यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे हमने अज्यूम किया कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, है ना. तो हाँ, एक पहिया था, पंखा पर आप चला दोगे तो कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से वो मूव करना शुरू करता है. वैसे ही कुछ केस है, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. Two particles of mass m and small m are moving in a circle of radius capital R and smaller. If their time periods are same, what will be the ratio of their linear velocity? यार बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर मान लो हमारे पास ये था कैपिटल M और दूसरा वाला था हमारे पास इस तरीके से स्मॉल m, और दोनों ऐसे घूम रहे हैं. ठीक है, तो सेम टाइम पीरियड है उन दोनों का. इसका मतलब दोनों की ओमेगा सेम है. TP = सेम, इसका मतलब ओमेगा = सेम. ठीक है. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटी? हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m. वेलोसिटी क्या हो जाती है? r ओमेगा. बड़े वाले का रेडियस है r और ओमेगा उसके लिए जो थी, नीचे वाले का रेडियस r है, ओमेगा सेम है. तो ये ओमेगा दोनों की सेम होने के कारण कट जाएगी. हमारे पास रेशियो आ जाएगा r/r, या फिर आप उसको r डिवाइडेड बाई r ऐसे भी लिख सकते हो. आंसर आ जाता है हमारा C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A particle moves so that its position vector is given by r = cos omega t x cap cosine omega t j cap. तो हमें ये देख के पता चल जा रहा है ये सर्कुलर मोशन हो रहा है. यहाँ पे कैसे हो रहा है? देखो, एट t = 0 ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. x में कुछ उसके कोऑर्डिनेट आ जाएगा जिसकी वैल्यू है 1. तो हम इसका बना भी सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से. मान लो ये ऐसे है और इसका इनिशियल पोजिशन वेक्टर यहाँ पे था और वो यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू होता है, ऐसे चक्कर में काटता रहेगा. ठीक है, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगेन ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r. नहीं, वेलोसिटी इसकी इधर होगी, एक्सेलरेशन इधर होगा, और दोनों रेडियस आपस में परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर नहीं है. तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू r. नहीं यार, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r. यस, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन. यस, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा. ये हमारा आंसर हो जाता है. वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे. तो ये वेलोसिटी ऐसे बोल रहा है, एक्सेलरेशन इधर, ये भी नहीं है. तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ चुका है. सी इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, अगेन ये एक सर्कुलर मोशन है. देखो, एट t = 0
हमारे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी 4j कैप। तो इसका अगर मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊंगा तो एट t इज इक्वल टू 0 वो भाई साहब यहाँ पर थे y एक्सिस पे, है ना। यहाँ से इन्होंने रोटेट करना इस तरीके से शुरू किया है, इस तरीके से। ओमेगा कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 2πt, वेयर r इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, i कैप, j कैप, ठीक है। अब अगेन इसमें आप सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v²/r, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है यार, ये तो सही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी को बोलते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग पूछा है। अच्छा, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर, मतलब ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। कैसे पता करें, देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी होती है r ओमेगा, रेडियस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो रेडियस 4 है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2πt, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2π, तो वैल्यू आ जाती है 8π मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सिर्फ 8 बोला है, तो ये फॉल्स हो गया, तो यही हमारा आंसर होने वाला है क्योंकि हमसे रॉन्ग चीज़ पूछिए। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर, यस दिस इज ट्रू, ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है। एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग r, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है r, एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, तो नेगेटिव आ रहा है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन है डायरेक्शन वो, इसको भी हम पैरेलल बोल सकते हैं, तो इसको भी मैं ट्रू बोल दूंगा। आंसर हमारा बी आ जाता है, बी इज आवर आंसर। An electric fan has blades of length 30 centimeter measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 120 rpm, the acceleration of a point on tip of the blade is। यार इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो पहले तो इसकी ओमेगा कितनी है 120 rpm, रोटेशन पर मिनट, 120 एक रोटेशन में कितना एंगल होता है 2π रेडियन, मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 4π रेडियन पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखिए 4π², रेडियस की वैल्यू है 0.3, तो ये कितना आ जाता है यार, इसकी वैल्यू देखो पाई स्क्वायर जो होता है ना 3.14, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3.14, इसको आप ऑलमोस्ट 10 मान सकते हो इस तरीके की कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो इसको हो जाएगा 4 × 10 × 0.3, यानी कि 4 × 3 यानी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। अगर ये आ क्यों नहीं रहा है, 4π², अच्छा 4² था, तो यहाँ पे भी और एक 4 लग जाएगा, तो इसको और 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हमारा आ जाता है बी, उसके आसपास वाला। बस इतने ही सवाल थे, हो गया क्या सवाल सारे ख़त्म। रिलेटिव वेलोसिटी करना है अभी हमें, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। ये काफ़ी सिंपल है। अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of the time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये एक्चुअली शब्दों का खेल है ये भी, है ना। हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रिंग थी, यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है इस तरफ u, वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो। यहाँ पर इसकी कुछ इस डायरेक्शन में v हो जाएगी जब ये यहाँ से ऐसे चल के ऊपर जाएंगे भाई। अब इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड हमें पता करना है। तो पहली बात तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, प्लस इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है mgl, तो हम लिख देंगे 12mu² इज इक्वल टू 12mv² प्लस mgl। तो यहाँ से m से m कट गया और हमारे पास इनके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, कुछ क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू u² माइनस gl, या फिर मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू √u² माइनस gl। ओके, हमें क्या बताना है, इन दोनों के जो डिफरेंस है ना, हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें बताना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, दोनों वेक्टर है ना, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका आंसर आ जाएगा v² प्लस u² प्लस 2uv cos थीटा। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 0।
तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस जी एल प्लस यू स्क्वायर, ये वाला यू स्क्वायर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 2 यू स्क्वायर माइनस जी एल। यहाँ पर आंसर कोई सा दिख रहा है आपको, वो वाला 2 यू स्क्वायर माइनस, ओ शिट, यहाँ पर 2 जी एल होगा यार, ये सब जगह 2 जी एल होगा, तो ये भी 2 यू स्क्वायर माइनस 2 जी एल, बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, अगर ऐसा ऑप्शन होता तो देखो अभी मेरा एक नेगेटिव नमाक आ जाता। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में रिवर बना दो भाई, ये हमारी रिवर है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है और रिवर फ्लो हो रही है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, तो यहाँ से कहीं इधर जाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये सीधा ही जाना है उसको, तो उसको किसी एंगल पे, देखो सीधा जाएगा तो वो एक्चुअली ऐसे बह जाएगा क्योंकि रिवर की वेलोसिटी उसमें ऐड होगी, तो उसको इसी एंगल पे जाना पड़ेगा। तो वो जिस एंगल पे चलेगा, मान लो उसको ऐसे चलना होगा, उसको इस तरीके से चलना है कि उसके ये जो एंगल है उसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसके बराबर हो जाए। और एंगल हमें किससे मेजर करना है, नॉर्थ से, तो हमें ये हमारा नॉर्थ है ऊपर की तरफ, तो ये थीटा हमें पता करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 20 का जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, 20 का साइन थीटा इज इक्वल टू 10। हमारे पास इक्वेशन आएगी 20 साइन थीटा इज इक्वल टू 10, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री नॉर्थ से एंगल बना रहा है वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ भी बना सकता था लेकिन वेस्ट की तरफ हमारा आंसर आएगा, 30 टुवर्ड्स वेस्ट हमारा आंसर आ जाएगा ए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो और सवाल देखते हैं। अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड, ये अच्छा सवाल है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्चुअली सवाल है, विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम शिप ए बनाते हैं। देखो हमारे पास हमेशा डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, ये नॉर्थ होता है, साउथ, और ये क्या होता है, ईस्ट, ये होता है वेस्ट। पहले शिप ए बना दीजिए। यहाँ पर शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड और उसकी स्पीड है इस डायरेक्शन में 10। शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ, तो यहाँ से 100 किलोमीटर नीचे आ जाओ भाई, यहाँ पर हमने बना दिया शिप बी। इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड, तो ये नॉर्थ में आ रहा है इस तरफ 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, तो इनके बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो कभी इनके बीच में क्या अभी इस वक्त ही मिनिमम डिस्टेंस है या किसी और टाइम पे हो, तो ये ऐसे दोनों मूव कर रहे हैं, तब इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो हम एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में आ जाएंगे जहाँ पर किसी एक शिप में बैठ जाओ, मान लो मैं शिप बी में बैठ गया, तो मेरे लिए शिप बी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और बाकी सबकी वेलोसिटी नेगेटिव होकर ऐड हो जाएंगी। तो जैसे मैं इसमें इस तरफ भी ऐड कर देता हूँ 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो अब ये भाई साहब रेस्ट पे आ गए। इसमें भी हमें इधर ऐड करना पड़ेगा 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, km पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी हमें दिखेगी वो वेलोसिटी हो जाएगी 10√2 किलोमीटर पर आवर, और इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ शिप ए रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ शिप बी। अब शिप बी में बैठ के मैं देखूंगा तो मुझे ए इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, तो हमें पता है यहाँ पर कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो इस वक्त होगा, है ना, ये। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे जा रहा होगा ये, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस था हमारा 100 किलोमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √2, ये हमारा डिस्टेंस है। और स्पीड कितनी है, स्पीड इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए है 10√2 इज इक्वल टू 10√2। तो टाइम आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 10√2, यानी कि 5। स्पीड क्या थी, किलोमीटर पर आवर, तो 5 आवर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो एक ग्राउंड बनाइए यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ए होगा हमारा, यहाँ पर हमारा बी होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ए।
द बॉय बी स्टार्ट्स रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, परपेंडिकुलर टू ए बी, चलो भैया दौड़ना शुरू किया, क्यों किया इसने ऐसा पता नहीं। विद वेलोसिटी v1, ऑलराइट। द बॉय ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर बॉय इन टाइम t वेयर t इज। अच्छा, तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगा इधर, और बच्चे को उसको टाइम t में यहाँ पकड़ लेना है, तो इसको यहाँ से इधर जाना होगा, तो ये किसी एंगल पे इधर जा रहा होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, और ये है हमारी इसकी वेलोसिटी v। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कुछ तो लिख ही सकते हैं। देखो एक टाइम में पहुँच जाएगा वो, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है। देखो हम लिख देंगे वी टी, है ना, वी टी यानी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज वी टी इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस था हमारा वी टी, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा है वी वन टी, और ये है हमारा ए स्क्वायर। तो हमारे पास वी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पाइथागोरस थ्योरम से, बस हो गया सॉल्व हमारे पास। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाती है ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, वी स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, डी हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। A boat which has a speed of 5 km per hour in still water crosses a river of width 1 km along shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water kilometer per hour. हटाओ यार, इससे सिंपल सवाल कैसे नहीं आते, मेरे को समझ में नहीं आता। ये हमारी रिवर है, ठीक है, बोट विच हैज़ a speed of 5 km per hour in still water, 1 किलोमीटर विड्थ है, दिस इज 1 किलोमीटर, और उसको 15 मिनट लगे, तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में करोगे ना, तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15 मिनट्स यानी कि 0.25 आवर, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की उसकी ऊपर की डायरेक्शन में स्पीड रही है, ये वाली स्पीड रही है 4 किलोमीटर पर आवर। उसकी वैसे स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर पे चली थी, तो उसने इधर चला होगा 5 किलोमीटर पर आवर पे, तब जा कर के वो इधर गई है 4 किलोमीटर पर आवर पे, क्योंकि नदी ने उसको कुछ इस डायरेक्शन में बहा दिया। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाती है, देखो ये था 4, ये था 5, तो ये हमें पता है यार, ये कौन सा ट्राइंगल आता है हमारा, ये यहाँ पे है 3 किलोमीटर पर आवर, हमारा आंसर हो जाएगा ये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो पहले हम सबसे पहले तो नदी बना देते हैं, हमारी ये एरिया हमारी नदी, ओके, और हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर के फ्लो का डायरेक्शन मैप कर देते हैं हम, इस तरफ हमारा मान लो वाटर फ्लो हो रहा है, तो उससे 120 डिग्री इस तरफ, यानी कि ऐसे कहीं वो चला है, इधर वाटर फ्लो हो रहा था, 120 डिग्री ये है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, ओके। तो उसने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, ये वाला जो एंगल है ये है हमारा 30 डिग्री, ओके। हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड थी 0.5 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, या देखो इसकी स्पीड इस तरफ थी 0.5, तो वो इधर जाना चाहिए था, लेकिन नदी में बहाव के कारण वो इधर आ जाता है, फिर भी वो इस तरीके से आता है कि वो स्ट्रेट जा रहा है। तो जितना इस स्पीड का एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है, उतना ही रिवर की इस डायरेक्शन में स्पीड होगी। तो हम बोल सकते हैं कि रिवर की जो स्पीड है वो एक्चुअली इस 0.5 का sin 30, यानी कि जिसकी वैल्यू हो जाती है वी रिवर की वैल्यू हो जाएगी, रिवर इज इक्वल टू 0.5 इंटू sin 30 डिग्री, यानी कि 0.5 sin 30 कितना होता है 1/2, विच इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ गया। वैसे भी ये दोनों तो आंसर हो भी नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते, तो काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज, बोट इज सेंट अक्रॉस। अक्रॉस का क्या मतलब है, देखो हमारे पास मान लो ये इस तरीके से रिवर थी, तो इस बार हमने उसको सीधा भेज दिया, उसको अक्रॉस चला दिया हमने, तो बोट
इस तरफ चलना शुरू हुई 8 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन उसमें ऐड हो जाएगी, रिवर इस तरीके से बह रही थी तो रिवर की स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास ये रिवर की स्पीड थी कुछ होगी v, और उसके हिसाब से हमारे पास रिजल्टेंट जो इस तरीके से वेलोसिटी आती है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, देखना सीधे सीधे 6 किलोमीटर पर आवर आ जाने वाली है, हमारा आंसर हो जाता है बी। बहुत ही सिंपल था, हमें बस ये ध्यान रखना था बोट इज सेंट अक्रॉस मतलब उसको सीधे भेज रहे हैं। ओके नेक्स्ट इज ओके, कुछ नेक्स्ट नहीं है। अच्छा, साथ में और एक चीज़ की मेरी लाइव क्लासेस भी होती है, उनको एक्सेस करने के लिए आप आ सकते हो। कहाँ पे आओगे मैं बता देता हूँ। वो जगह है bit.ly/bombphysics, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। एंड गेम सीरीज़ पे जितने भी वीडियोस हैं, ये PYQs या कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, थ्योरी वीडियोस हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आप इस लिंक पे आ सकते हो। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो फिजिक्स एंड गेम, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ में और एक चीज़ कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना विक्रांत, उससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो है मोशन प्लेन भी हो गया, नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ मोशन होना चाहिए, है ना। बाय बाय।